गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया हुआ था पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर सेकंड, पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका कि नाम है गुडविल वैल्यूएशन। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या स्टडी किया? हमने कहा जी गुडविल क्या होता है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। हम लोगों ने कहा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट इज इट कैन नॉट बी सीन एंड टच। फिर हम लोगों ने देखा गुडविल हम लोग कब कब कैलकुलेट करते हैं, गुडविल कैलकुलेट करने की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने कहा जी जब चेंज इन पीएसआर हो रहा हो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ हो जाए, एमलगमेशन हो जाए, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी बना रहे हो या फर्म को बेचने जा रहे हो, सेल कर रहे हो, उस केसेस में हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि जब हम लोग बिजनेस को वैल्यू करते हैं तो वैल्यू में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट दोनों की बात आती है, तो इस केस में तभी हम इसको वैल्यू करके चलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि गुडविल के गुडविल किन किन बातों पर निर्भर करती है कि हमने कहा हमारी मैनेजमेंट कैसी है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, हमारे क्लाइंट कैसे है, सप्लायर कैसे है, हमारे प्रीमिसेस की लोकेशन कहां पर है, हम कस्टमर से कैसी हैंडलिंग कर रहे हैं, कैसी डीलिंग कर रहे हैं, अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारी बातें निर्भर करती है मेरी गुडविल पे। तो गुडविल क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है, और गुडविल को कब कब हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये बातें अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके थे। फिर हमने कहा जी अलग अलग वैल्यूअर का गुडविल निकालने का अलग अलग तरीका होता है, तो वहां से निकले अलग अलग मेथड। हमने कहा जी 3 मेथड आए। पहला आया एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। एवरेज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। एक होता है सिंपल एवरेज, एक होता है वेटेड एवरेज। सेकंड मेथड जिसका नाम आया सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड जो मेथड हमने कवर किया उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, जो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दी थी। फिर हम चले आगे। हमने कहा जी पहला मेथड हमने कहा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल कैसे निकालते हैं हमने डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर सेकंड मेथड हम लोगों के पास आया सुपर प्रॉफिट मेथड। बेसिकली सुपर में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं पुरानी फर्म और नई फर्म के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा, वहां से निकला सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने कहा गुडविल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला बना, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, NYP। फिर डिस्कस किया सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। हमने कहा जी उसके निकालने का तरीका है, उसके निकालने का सिंपल सा तरीका है, पुरानी फर्म कितना कमाती है मतलब एवरेज प्रॉफिट, माइनस उसके कंपैरेटिवली जो आज अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी वो कितना कमाएगी। हमने कहा जी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला हम लोगों ने, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। याद रखना जो सम ऑफ प्रॉफिट ले रहे हो ये प्रॉफिट बिजनेस का होना चाहिए। अगर इस प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मल आइटम ऐड है, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है, तो उसको एडजस्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे आज वो बातें भी आपको बता के चलूंगा। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट कैसे आ गया, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। फिर हम चले, हम आगे मूव किया, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और उसके बाद बात आई हम नॉर्मल प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा सिंपल सा तरीका है, फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, मतलब कितना पैसा लगाया बिजनेस में, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कहते हैं कम से कम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए जितना बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया हम लोगों का, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब चलेंगे आगे। ये सब पुरानी बातें मैंने आपको रिवाइज करवाई जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे बात की थी। अब हम पहले छोटे से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है ये वाला, फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे मूव करेंगे। कहते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स का आ चुका है, कई बार आ चुका है, बट नॉट अ
फिक्टिशियस एसेट। क्वेश्चन आता है, कहते हैं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कह रहा वाई, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है, वाई एक्सप्लेन करो, कह रहा वाई ऐसा क्यों है। समझेंगे इस बात को, लिखेंगे भी हम लोग। तो इंटेंजिबल क्यों है, हम कहेंगे गुडविल इज एन intangible asset as it cannot be seen and touched, that is does not have physical existence, does not have physical existence। ये तो था इंटेंजिबल एसेट, ये तो था इंटेंजिबल एसेट। हम कहते हैं नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। इट नॉट अ फिक्टिशियस, फिक्टिशियस क्यों नहीं है, बिकॉज क्योंकि गुडविल को हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ रिलायजेबल वैल्यू, इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब इसकी सेल वैल्यू होती है, मतलब मार्केट में इसको बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। आगे देखते हैं गुडविल निकालने का नेक्स्ट मेथड जो आ रहा है, दैट इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बिगिन करते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, मतलब एनवाईपी। तो यहां पे हम लोगों को लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जिस प्रकार नॉर्मल जब एवरेज प्रॉफिट की हम लोगों ने बात की तो हम लोगों ने कहा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो यहां हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ द क्वेश्चन राइज, हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं लोग। तो हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सिग्मा WP ओवर सिग्मा W। तो बेसिकली समेशन ऑफ, सिग्मा का मतलब समेशन, तो समेशन ऑफ रिस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड वेट को डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, सिग्मा WP। तो सिग्मा WP को हम लिखे तो क्या बनेगा, हम बोलते सम ऑफ प्रोडक्ट, sum of product of respective year profit and weight। और सिग्मा W को अगर हम बात करें तो उसका मीनिंग क्या होगा, द सम ऑफ वेट। तो हम लोगों ने कहा जी गुडविल का एक मेथड और आ गया हम लोग के पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या कहता है, कहता है गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी, एंड हाउ टू कैलकुलेट WAP, इट्स सिग्मा WP ओवर सिग्मा W, and sigma WP means sum of product of respective year weight and profit, and sigma W means sum of weight। now अब हम लोग कहते हैं W का मीनिंग क्या होता है, वेट का मीनिंग क्या होता है। हम कहते हैं वेट मीन्स रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन इवेंट या ईयर। तो W होता है किसी ईयर की या पर्टिकुलर इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसको बोलते वेट। समझेंगे इस बात को, एग्जाम्पल समझते हैं वेट क्या होता है, एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते इस बात को, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं,
ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 21 को गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये हमें क्वेश्चन क्या आता है कि बेस्ड ऑन 5 ईयर, पुराने 5 साल के प्रॉफिट के आधार के ऊपर, पुराने 5 साल के प्रॉफिट, और मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमें वेट चाहिए होगा। तो हम कहते हैं पुराने 5 साल के प्रॉफिट कौन से हो गए, 31 मार्च 2020 एंडेड 2020 वाला, 2019, 2018, 17 और 16। तो देखो हम लोग जब गुडविल कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2021 को, जो सबसे क्लोजेस्ट ईयर है उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, और जो ईयर सबसे दूर है उसका वेट उतना कम होगा। तो हम कहते हैं जी वेट क्या है, अगर मैं वेट असाइन की हम बात करें तो कहा जी इसका वेट 1, 2, 3, 4, 5। तो बेसिकली वेट होती है इंपॉर्टेंस, और जिस साल हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाएगा। इस बात को एक नोट की फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। नोट क्या कहता है, जनरली more weight is assigned to closest year under consideration, under consideration। तो उस ईयर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो एक बार इस वाले को दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं पूरे के पूरे टॉपिक को। क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या कहता है, कहते हैं मेथड क्या कहता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नाउ अगला एस्पेक्ट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यूएपी। हमने कहा जी सिग्मा डब्ल्यूपी ओवर सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब सम, तो सिग्मा डब्ल्यूपी क्या हो गया, इट्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर प्रॉफिट एंड वेट। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में, इस बात को हम सीखेंगे हम लोग ड्यूरिंग द पीरियड। सिग्मा डब्ल्यू क्या हो गया, इट्स सम ऑफ वेट, और वेट का मतलब पर्टिकुलर ईयर की क्या इंपॉर्टेंस है, पर्टिकुलर इवेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एग्जांपल कहते हैं 1 अप्रैल 21 को कहते हैं गुडविल निकालो पुराने 5 ईयर के प्रॉफिट के ऊपर, वो वेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। हमने कहा जी सबसे जो क्लोजेस्ट ईयर है उसका वेट सबसे ज्यादा होगा, और जो ईयर सबसे दूर वाला है उसका वेट सबसे कम होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली 2016 सबसे फारदेस्ट ईयर था, उसका वेट बनाया। जैसे आज हम आगे बढ़ते गए हम वेट को ऐड ऑन करते हुए चले गए। तो ये था हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लास्ट मेथड जो हम लोगों के पास आ रहा है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे कि डिस्कस किया था मैंने, कैपिटलाइजेशन में हमारे पास 2 मेथड कवर होते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर दोनों की 1 बाय 1 बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर हम इसकी बात करें, कहते हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो गुडविल का फॉर्मूला यहां क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको याद होगा मैं लास्ट में डिस्कस किया था कैसे निकाल सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू 100 ओवर NRR वाया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड हाउ टू कैलकुलेट एसपी, फॉर्मूले लिखते रहो, याद रहेंगे, जहन में रहेंगे आपके। तो एसपी कैसे निकालते हैं सर, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद करो एपी कैसे निकालते हैं, सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज है, सम ऑफ बिजनेस प्रॉफिट
सम ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए, रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, रिकरिंग प्रॉफिट चाहिए, अपॉन नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स, जितने ईयर का प्रॉफिट है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एसपी कैसे निकालेंगे, एपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एपी कैसे निकाला, सम ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना हम लोगों ने, ये भी डिस्कस कर चुके हम लोग लास्ट लेक्चर में। कैसे निकालेंगे, कितना पैसा लगाया बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे कितना कमाते हैं हम लोग, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत जगह काम आ रहा है, इसको एक साथ डिस्कस करेंगे बिल्कुल एंड में जाकर। तो ये था मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मैं बात करूंगा अगला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। उसको अलग नीचे से लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है तो नीचे लिखेंगे। आओ अब हम इसकी बात करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल वाया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या कहेंगे, चलिए यहां पे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, capitalized value of business minus capitalized value of business minus net assets। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकाला जाता है, capitalized value of business minus net asset। How to calculate capitalized value of business, कैसे निकाला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ओवर एनआरआर। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, हमने कहा जी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो एवरेज प्रॉफिट को कर दिया कैपिटलाइज्ड। समझेंगे आगे। नाउ अगली बात, अब यहां हम लोगों ने दो बातें सीखनी है जो लास्ट लेक्चर से पेंडिंग चली हुई आ रही है, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों एक ही चीज है, देखो हर जगह काम आ रही है, सुपर प्रॉफिट में भी काम आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी काम आएगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी काम आएगा। तब इसको मैं एंड में आके डिस्कस कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट नेट एसेट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हमने कहा जी इसको निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम रखा हमने एसेट अप्रोच, और दूसरे वे का नाम रखा लायबिलिटी अप्रोच। देखिएगा जी, एक है एसेट अप्रोच और एक है लायबिलिटी अप्रोच। जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम अप्रोच यहां लगा देंगे। तो नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड वाया एसेट अप्रोच या लायबिलिटी अप्रोच। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है हमारा बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाता है, तो उतना ही नॉर्मल कमाएगा जितना नॉर्मली बिजनेस में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो कैसे इन्वेस्ट किया देखते हो, कैसे इन्वेस्टमेंट निकालते हैं।
पहले बात करते हैं टोटल एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच हम कहते हैं टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, इसमें से कुछ ही एक्सक्लूड करनी है। टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करना है? फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि एसेट नहीं होती ये तो एक तरीके के लॉसेस होते हैं जो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अपीयर कर रहे होते हैं, कई बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, कॉमा, और क्या एक्सक्लूड करना है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ध्यान से बात करने का, एक्सक्लूड करना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि गुडविल निकाल रहे हो बिजनेस की, अगर बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है तो मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट तो नहीं किया मैंने। वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल फॉर अवर बिजनेस, दैट्स व्हाई वी एक्सक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हियर। तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक्सक्लूडिंग गुडविल। अगर बैलेंस शीट में मान लो कोई पहले से गुडविल गिवन है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि गुडविल तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है अभी। तो एसेट अप्रोच क्या कहती है सर? टोटल एसेट, लेकिन एसेट में क्या क्या नहीं लेंगे? फिक्टिशियस एसेट या कोई भी लॉस हो जो बैलेंस शीट में आ रहा हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, तीनों को इग्नोर कर देंगे। तो टोटल एसेट लेस, माइनस कर देंगे इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बिल्स पेबल हो गए, लोन बिल्स पेबल, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। तो जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये निकाला नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड वाया एसेट अप्रोच। कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस एक्सक्लूडिंग लायबिलिटी, और एसेट में क्या क्या इंक्लूड नहीं करना मैंने? फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड नहीं करना। उसका रीजन क्या दिया मैंने? क्योंकि एसेट नहीं है, ये तो एक तरीके के लॉसेस है व्हिच हैज टू बी रिटन ऑफ इन द कमिंग ईयर। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों एक्सक्लूड किया? इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है? एज वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल फॉर द बिजनेस, तो हमें चेक करना है हमने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है तो उसकी बात भी नहीं करेंगे। और गुडविल हमने क्यों एक्सक्लूड कर दिया? एज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द गुडविल, अगर बुक्स में कोई पुरानी गुडविल है तो उसको उठा के नलिफाइड कर देंगे, मतलब वैल्यू हम उसकी जीरो मान के चलेंगे। आएगा हम बात करते हैं लायबिलिटी अप्रोच की। देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट को अगर देखोगे, बैलेंस शीट की शक्ल को अगर आप देखोगे ना, तो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी होता है। आप देखो एसेट्स में से आपने आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दिया। एक देखो बैलेंस शीट की, देखो बैलेंस शीट देखो होती कैसे, समझो बैलेंस शीट होती कैसे। देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये रही बैलेंस शीट, समझेंगे। देखो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपली बन जाएगा। देखो यहाँ एसेट्स आ रही है, यहाँ पे दो तरह की लायबिलिटी आती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हमने एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दिया, तो खाली क्या रह गया? इंटरनल लायबिलिटी, मतलब कैपिटल रह गया, रिजर्व रह गया, पीएनएल का बैलेंस रह गया। और समझेंगे, अब यहां लिखते हैं लायबिलिटी अप्रोच कैसे निकालेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पे? सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर की कैपिटल को ऐड ऑन कर लो। इसमें ऐड ऑन करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर कोई प्रॉफिट्स वगैरह है तो ऐड ऑन कर देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऐड ऑन, माइनस कर देंगे हम लोग सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट, एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्या बोला हमने? देखो एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी चली गई तो कैपिटल ही रहेगा ना, तो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो और क्या माइनस करना है? क्या क्या एक्सक्लूड किया था हम लोगों ने? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और क्या एक्सक्लूड किया था? गुडविल, अगर बुक्स में है गुडविल
इफ एनी अगर है तो हम लोग माइनस कर देंगे। देखो है कुछ नहीं, बैलेंस शीट के दो पार्ट है। देखो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यहां माइनस हो गया, जो बच गया तो वो तो कैपिटल होगा, तो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इसमें ऐड ऑन कर देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एपी क्या होता है बताऊंगा, अभी इसके एग्जांपल लिखवा दूंगा मैं आप लोगों को एक दो। माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट, और हमें क्या एक्सक्लूड करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल इफ एनी अगर होगा तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। नोट छोटा सा, क्या नोट है, नोट लिखिएगा, नोट आ रहा है सर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या क्या आ सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हमने डिस्कस किया था पहले भी, इंक्लूड्स प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, वो होता है लॉस। चैप्टर 1 में ही बताया था मैंने आप लोगों को, पहले भी डिस्कस की थी हम लोगों ने बात। ये बैलेंस शीट में कहां आ रहा था, याद रखो, बैलेंस शीट में कहां आता है, अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था, आपकी नॉलेज में होना चाहिए, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, कई बार याद नहीं रहता, लॉस होता है, याद रखिएगा प्लीज, एसेट साइड पर आएगा। नोट नंबर सेकंड, नोट सेकंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या आ सकता है, हम कहेंगे यहां पे पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया, हम कह रहे हैं मान लो कैपिटल रिजर्व हो गया, या हम कह सकते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये क्या होता है WCR, अगले चैप्टर में आएगा सब कुछ, पूरा इस पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अगले में क्या, आगे सर देखते क्या होता है। तो क्या क्या आता है, पी एंड एल मैंने बताया जी, पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आ सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व एक्सेट्रा। तो सारी बातें बताऊंगा, WCR वगैरह क्या होता है अगले आने वाले चैप्टर में आएगा, लेकिन इन सब चीजों को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये पार्टनर की कैपिटल में हम लोग कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। नोट नंबर 3, नोट 3 होता है, लिख दीजिएगा, फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल लिख सकते हैं, फिलहाल एक एग्जांपल लिख लीजिएगा जो देखने को मिल सकता है हम लोगों को। एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट्स एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, इट्स एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। समझेंगे, एक बात समझेंगे, क्या समझना हम लोगों ने, देखो हम लोगों ने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर, हम लोगों ने एक बात देखी, क्या देखा हम लोगों ने, हमने कहा कि जो गुडविल निकालते हैं हम लोग, समझना बात, लिखना नहीं, समझना बात समझो, हमने कहा जो हम गुडविल निकालते हैं उसके लिए निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हमने कहा जी एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है हमने हमें इनटू NYP। ओके, अब जब मैं कहता हूं एवरेज प्रॉफिट, तो मैंने कहा जी सम ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली सम ऑफ बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट, वो तो सम ऑफ बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से बात सुनो। अपॉन हमने का नंबर ऑफ ईयर, तो मुझे चाहिए सम ऑफ बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे को ना वहां पे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं होता, कुछ उसके अंदर एबनॉर्मल आइटम होती है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम होती है, या मानो कुछ ऑपरेटिंग आइटम होती है जो एडजस्ट नहीं हो रखी होती, या कुछ मिस्टेक हो रखी होती है, मतलब कुछ रेक्टिफिकेशन होता है कुछ, तो हमें उस प्रॉफिट को ठीक करना होता है, सुधारना होता है। ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात समझना।
तो बच्चे मैं निकाल रहा हूं गुडविल अपने बिजनेस की, तो मतलब प्रॉफिट ही मुझे बिजनेस का चाहिए होगा, बिजनेस का प्योर प्रॉफिट चाहिए होगा। अगर इस प्रॉफिट के अंदर कुछ इम्प्योरिटी आके बैठ गई, इम्प्योरिटी आके बैठ गई, एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल लॉस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या कुछ गलती होगी, मिस्टेक होगी, रेक्टिफिकेशन हो गया, तो मुझे सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट गलत लूंगा तो गुडविल भी गलत आएगी। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा, जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा था तो वहां पर मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, क्योंकि बिजनेस, मुझे गुडविल चाहिए अपने बिजनेस की। इसी प्रकार अगर मेरे प्रॉफिट के अंदर कुछ इंप्योरिटीज मिली होगी, तो इंप्योरिटी का मतलब कि अगर कुछ ऐसी आइटम मिली होगी जिसका लिंक मेरे बिजनेस से डायरेक्टली नहीं है, तो उस आइटम को मैं उसमें से एडजस्ट कर दूंगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, और उस बात को समझते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं आप लोगों को, ये अप्लाई एवरेज में भी हो सकता है, अगर मान लो वहां पे गलती हो, सुपर में भी, कैपिटल, हर जगह अप्लाई हो सकता है कॉन्सेप्ट। सारे मेथड्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट अप्लाई हो सकती है। समझेंगे क्या कहता है? हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखिएगा, एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, adjustment for calculation of normal business profit, adjustment for calculation of normal business profit। जो कहते हैं ना एवरेज प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट, दैट सम ऑफ इज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है वो। समझेंगे? यहां लिखेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स के नाम, और यहां लिखेंगे उसका हमें क्या इफेक्ट करना है, क्या करना है, हमने प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। समझेंगे? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, हम पहले पॉइंट में कहते हैं अगर हमारे को मिल रही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर मिल रही है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लाइक गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, मान लो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट पीएनएल में आता है, प्रॉफिट में ऐड हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, मैंने एसेट बेच के कमाया है, बिजनेस से नहीं कमाया। या मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, या मान लो किसी को नॉर्मल बिजनेस है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हम लोगों की। अगर ऐसे इनकम हम लोगों को मिल जाए, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से हटा देंगे, उठाकर उसको लेस कर देंगे, क्योंकि ऐड हो रखी है, प्रॉफिट में ऐड हो गई, इफेक्ट को खत्म करना है हम लोगों ने, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। एक बुक पढ़ोगे, फाइनेंशियल, एक बुक आएगी आपकी, थर्ड बुक आएगी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां एक चैप्टर आएगा कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहां इसके बारे में बहुत डीप में सीखेंगे नॉन ऑपरेटिंग क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए अगर ऐसे इनकम आ जाए जिसका मेरे बिजनेस से डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ चुका है, मैं उसको माइनस कर दूंगा। पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉजिकली सोचेंगे चीजों को, ऐड होगा लेस, सोचना है हम लोगों ने, ऐड होगा, रटना नहीं है, ऐड होगा कि लेस होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अचानक ऐसा बिजनेस का खर्चा नहीं था लेकिन खर्चा करना पड़ गया। एग्जांपल समझेंगे, खर्चा कैसे किया हम लोगों ने, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचने में लॉस हो गया हम लोगों को, ये काम रोज दिन, कभी कभी एसेट बेचा लॉस हो गया। या इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग आइटम नहीं होती, ये होती है फाइनेंसिंग आइटम। वो क्या होता है सिखाऊंगा कैश फ्लो में, फिलहाल अभी के लिए ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रॉफिट मेरा कम हो गया, कर दूंगा मैं ऐड बैक, मैं कर दूंगा ऐड बैक। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट बढ़ गया था,
मैंने हटा दिया, मुझे गुडविल निकालनी है अपने बिजनेस की, तो मुझे बिजनेस का प्योर प्रॉफिट चाहिए, उसके अंदर कोई भी मुझे इंप्योरिटी नहीं चाहिए। अगर इंप्योरिटी मिलेगी तो उसको मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया। इसी प्रकार से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट मेरा कम हो चुका है, मैं प्रॉफिट को ऐड बैक कर दूंगा, ऐड बैक बोलता हूं, ऐड बैक, क्योंकि माइनस हो चुका है। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट थर्ड आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। कोई अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नुकसान हो गया, मैं कहूं जी क्या हो गया, लॉस बाय फायर, आग लग गई, लॉस बाय फायर, आग लग गई, अचानक आग लग गई। या हम कहते हैं कंपनी के एम्प्लॉय, बड़े सारे, कई बार कंपनी एम्प्लॉय जॉब छोड़ के, कंपनी कहती है भाई जॉब छोड़ जाओ, हम आपको एक साथ बड़ा सारा पैसा देंगे, उसको बोलते हैं रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय, उसके लिए उनको हम कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। तो अचानक प्रॉफिट धड़ाम से नीचे गिर गया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एकदम प्रॉफिट कम हो गया तो मैं कर दूंगा ऐड बैक। मुझे गुडविल निकालनी है बिजनेस की, और चेक करूंगा मेरी फर्म एवरेज कितना कमाती है। आग लगी, कभी कभी गलती से आग लगी, नहीं हमेशा आग लगेगी, तो इसलिए मुझे उसको एडजस्ट करना है, ऐड बैक करना है। पॉइंट नंबर फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ, अब क्या है पॉइंट फोर्थ में, क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, अचानक पैसा आ गया जो फ्यूचर में कभी नहीं आएगा, अचानक आज आ गया, तो गुडविल निकाल रहे हो, अचानक इनकम आ गई, कहीं से लॉटरी का पैसा कमा लिया, मान लो उन लोगों ने अचानक पैसा कमा लिया, रोज रोज इनकम नहीं आएगी, फ्यूचर में नहीं आएगी, हमें तो एवरेज चेक करना है, एवरेज कितना कमाते हैं हम लोग, अचानक प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या कर देंगे इसको, ऐसा करना है। बहुत बढ़िया। अगली बात, फिफ्थ पॉइंट क्या आ रहा है, देखो आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई बिजनेस का खर्चा था जो अभी तक मैंने एडजस्ट नहीं किया, इफ नॉट येट एडजस्टेड, इफ नॉट येट एडजस्टेड, या मान लो कोई खर्चा ऐसा जो फ्यूचर में हर बार होगा, होना ही होना है, पहले नहीं होता ना, हर साल खर्चा होगा वो वाला, तो होगा तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ को, वेजेस, रेंट, नॉर्मल बिजनेस के खर्चे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है तो एडजस्ट कर देंगे, खर्चे से प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इफ नॉट येट एडजस्टेड तो हम उसको कर देंगे लेस। सिक्स पॉइंट, ये पॉइंट आ रहा है रेक्टिफिकेशन से, ये पॉइंट आ रहा है रेक्टिफिकेशन से। हम लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसको हमने गलती से ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझेंगे बात को, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब मान लो छोटी सी मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने उसको उसको गलती से एसेट मान लिया। मैंने गुड्स परचेज का मतलब मेरा एक्सपेंस था, गलती से मैंने मान लिया एसेट। अगर एक्सपेंस होता तो P&L में जाता या ट्रेडिंग में जाता, उससे मेरा प्रॉफिट हो जाता कम, लेकिन मैंने गलती से मान लिया उसको एसेट, तो प्रॉफिट को कम नहीं किया। अगर ऐसी गलती हो जाए तो भैया प्रॉफिट को कम कर देंगे, लेस कर देंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से मैंने ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल क्या है, परचेज ऑफ गुड्स को मैंने ट्रीट कर लिया परचेज ऑफ मशीन। वो अलग बात है, कमिंग ईयर में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आएगा, वो बाद में देखेंगे क्या इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी मैंने क्या गलती करी है, मैंने छोटे मोटे खर्चे को एसेट मान लिया। जब खर्चे को खर्चा नहीं माना तो P&L में नहीं आया,
जब P&L में नहीं आया तो प्रॉफिट कम नहीं हुआ। अब मुझे पता चला गलती हो गई है, गलती का एहसास हो गया, गलती को रेक्टिफाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। 6 का ये पॉइंट है, इसमें 2 पॉइंट आएंगे। इसका रिवर्सल कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको हम लोगों ने गलती से ट्रीट कर लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने खरीदी मशीन, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो 11 क्लास में पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहीं की बातें है, ज्यादा बातें नहीं आएगी, 2 बातें एक है। एग्जाम्पल समझेंगे। मान लो मैंने परचेज की मशीन, ठीक है जी, हम कहते हैं परचेज ऑफ मशीन, गलती से मैंने ट्रीट कर लिया, ट्रीटेड एज परचेज ऑफ गुड्स, खर्चा मान लिया, मशीन को मान लिया खर्चा, मशीन थी एसेट, एसेट जाती बैलेंस शीट में, मान लिया खर्चा, खर्चा आ गया ट्रेडिंग P&L में, प्रॉफिट हो गया माइनस, गलती हुई, गलती का एहसास हुआ, ये क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। कमिंग ईयर में इसकी डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आएगी, वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन में सीखेंगे। फिलहाल अभी 4 पॉइंट हो रहेगा रेक्टिफिकेशन के, 4 पॉइंट हो रहेंगे। 4 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखने हैं। हाँ जी, पॉइंट हो चुके 6 पॉइंट के ए और बी। पॉइंट नंबर 7 कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। समझेंगे इस कॉन्सेप्ट का क्या लॉजिक है, एक समझ आगे बाकी सारे समझ आ जाएंगे। कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, और लास्ट में 10th पॉइंट, लास्ट एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड। तो 4 बातों को समझना है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। पहले तो ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, इसका मीनिंग है क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से बढ़ गई, गलती से बढ़ गई, बाय मिस्टेक बढ़ गई। इसका मतलब क्या है अंडर वैल्यूड का, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से कम हो गई। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से बढ़ गई। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से कम हो गई। अब हम लोगों को समझना है इस क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक में गलती से, मिस्टेक होने से मेरे प्रॉफिट पे क्या प्रभाव आया, पहले समझेंगे, समझते पहले। क्लास 11 थोड़ा सा हम क्लास 11 में चलते आओ, क्लास 11 में चलते आओ, उसको बाद में लिखेंगे, पहले क्लास 11 में चलते आओ। हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। जो जिन्होंने नहीं भी बनाया प्लीज वो ध्यान से बात सुन लीजिएगा। जिन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा 11 गई बात, पुरानी बातें हो गई, फिलहाल ध्यान से बात को समझना बच्चे मेरी बात। देखो ट्रेडिंग अकाउंट जिसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं। देखो यहां आता है ओपनिंग स्टॉक एज वी ऑल नो, फिर यहां परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सो एंड सो, यहां आता था सेल, यहां आता था क्लोजिंग स्टॉक। एज वी ऑल नो क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इनकम होगी, एंड डेबिट साइड ही एक्सपेंस साइड, अगर डेबिट साइड बड़ी होगी तो लॉस होगा। समझेंगे चीजों को। हमने कहा जी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है तो यहां आता था ग्रॉस प्रॉफिट। हमने कहा डेबिट साइड बड़ी है तो यहां आता था ग्रॉस लॉस, आता था मतलब पुरानी बातें कर रहा हूं, क्लास 11 की बातें कर रहा हूं। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड बड़ी तो आता था ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड बड़ी तो आता था ग्रॉस लॉस। अब समझो, ध्यान से बात समझेंगे। देखो मैंने कहा गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई,
गलती से क्लोजिंग स्टॉक ऊपर चला गया तो सर इसका मतलब क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट गलती से बढ़ गया, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक को सुधारेंगे तो प्रॉफिट को कम कर देंगे। दोबारा समझेंगे। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब क्रेडिट साइड ओवर वैल्यूड, मतलब इनकम साइड ओवर वैल्यूड, मतलब गलती से मेरी इनकम बढ़ गई, गलती से बढ़ गई तो माइनस कर देंगे। अब इसका रिवर्स, इसका उल्टा, मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, इसका उल्टा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गलती से कम हो गई, सर क्रेडिट साइड गलती से कम हो गई, मतलब इनकम साइड गलती से कम हो गई, मतलब मेरी इनकम गलती से कम हो गई, इनकम को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। और चलते वापस ऊपर होके आते हैं, फिर ओपनिंग स्टॉक का भी आपसे जिक्र करेंगे। तो हमने कहा जी क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आई विल रेक्टिफाई द मिस्टेक, प्रॉफिट को कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। सिमिलरली इसका रिवर्सल, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, क्रेडिट साइड कम, मतलब इनकम कम, इनकम को बढ़ाना है, ठीक करना है, तो हम इसको कर देंगे एड बैक, एड बैक, एड बैक। चलेंगे नीचे, ओपनिंग स्टॉक भी सीख कर आएंगे हम लोग, इसके साथ मेरे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, छुटपुट बातें रह जाएगी, हम करेंगे, कवर करते रहेंगे, लेकिन इस चैप्टर का मेजर पोर्शन बच्चे मैंने आप लोगों को बता दिया, मेजर पोर्शन। आओ सर चलेंगे, यहां चलते हैं, आओ बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक गलती से, डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक गलती से बढ़ गया, डेबिट साइड गलती से बढ़ गई, एक्सपेंस वाली साइड गलती से बढ़ गई, गलती से बढ़ गई, एक्सपेंस वाली साइड, मतलब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब गलती से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा। आओ चलेंगे, तो अगर मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, मतलब डेबिट साइड बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, उसका रिवर्सल, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे जिंदगी भर याद रहेगी बात, तो ऐड बैक कर देंगे। अगली बात, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू, रटना नहीं है, रटोगे तो 1 मिनट की बात है, समझोगे याद रहेगा। डेबिट साइड गलती से कम हो गई, जब डेबिट साइड कम हो गई मतलब मेरी एक्सपेंस कम हो गई, जब मेरा एक्सपेंस कम हो गया तो गलती से प्रॉफिट बढ़ गया, आज मुझे पता चल गया कि मेरा प्रॉफिट गलती से बढ़ गया था, उसका क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग रिवर्स कर देंगे, लेस कर देंगे। होप को आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस एवरीवन।